चलो बच्चों देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन अ क्या लिखा, हाँ स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम, ये हमने डिस्कस करा है पहले भी। तो वहां पे हमारे पास आया था, अगर आपको याद हो, इससे पहले कौन सा लिखा था? अच्छा ये वाला किया था ना, स्ट्रिंग में रहेगा तो अंडर रूट टी बाई न्यू करके निकालना है। मीडियम वाले केस में अगर लिक्विड रहेगा तो इसमें कौन सा बल्क मॉडुलस, सॉरी बी रखना है ना, बल्क मॉडुलस बाई रो। और एक कौन सा था बच्चा, गैसेस के लिए? गैसेस वाले में कौन सा याद रखना है, अंडर रूट ऑफ गामा इंटू पी बाई रो, याद आ रहा है क्या? और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले से इसको क्या कर दिया था हम लोगों ने, हाँ, गामा आर टी अपॉन एम नॉट, ठीक है क्या? एम नॉट क्या था, मॉलिक्यूलर मास। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मिक्स मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखते हैं, m1 n1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m, पढ़े होगे? क्या बात कर रहे हैं, नहीं पढ़े हो? कोई नहीं सकता ना पढ़े हो। अरे आया होगा ना भाई, ऐसे करके मॉलिक्यूलर मिक्स मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे? अरे इसका इतना मोल होता था, m1 n1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसी चीजें आई हैं। अरे मोल कॉन्सेप्ट आया था, वहीं पे पढ़े होगे। अरे ऑक्सीजन इतना है, इतना मोल है, हाइड्रोजन इतना है, इतना मोल है। तो मिक्स मॉलिक्यूलर मास, तो मुझे नहीं आता है ना, पहले बता देता हूँ, पर हमें इतना याद है, ऐसा करके कहीं पे लगता है, तो जब सवाल आता है तो चेक देते हैं पकड़, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता है भाई? कहेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन में तुम बोल रही हो तो दो हो गया ना, तो वहां पे कौन सा लोगी? अरे बोला उसने कि अपन जहां पे बातें करें, जहां पे वेव प्रोपोगेट कर रहा है, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन पकड़ के मिला मिला दिया। बोला मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का पता है, हाइड्रोजन पता है, दोनों का मोल्स आपको दे रखा है, तो वहां पे एम नॉट कौन सा लिखोगे? मॉलिक्यूलर, मिक्स मॉलिक्यूलर। तीन हो सकता है क्या? अरे चार भी हो सकता है भाई, तो m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 प्लस मैं करा नहीं रहा ना वो मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। हमें फिजिक्स में इससे मतलब था, तो चेक कर लेना कि मिक्सचर है या एक सिंपली गैस दे रखा है। ओके। अच्छा मैंने तुम लोग को जब टाइम पीरियड पढ़ाया था, सॉरी, हाँ, सिंपल पेंडुलम का जब टाइम पीरियड पढ़ाया था, तो वहां पे कुछ चीजें सिखाई थी। जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, एल पे, और याद आ रहा है क्या? तो वहां पे मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था कि जब स्मॉल चेंजेस होते हैं तो उसको कैसे डील किया जाता है, कैसे किया जाता है चीज, एरर वाले मेथड से, वो पूरी फिजिक्स में चलता है। नहीं समझे? वहां पे जब हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को मतलब उसमें क्या बोल रहे थे कि लेंथ में अगर हल्का सा चेंज आएगा तो टाइम पीरियड में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो पूरी फिजिक्स में ना बच्चा, जैसे अगर मान लो मुझे लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू बी इंटू सी करके है ना, और आपसे कहेगा कि यार बी में एक छोटा सा चेंज करेंगे तो ए में क्या चेंज आएगा, समझ आ रहा है क्या? तो ऐसे जब भी सवाल होते हैं ना, जब भी पूरी फिजिक्स में, तो कैसे सॉल्व होता है, एरर एनालिसिस। तो तरीका क्या रहेगा, डेल्टा ए बाई ओरिजिनल ए इज इक्वल टू, अब ए इंटू बी है ना इस बारी, तो अब पढ़ाया था क्या, समझ गए क्या? अब ऐसा क्यों पढ़ाया, क्योंकि आगे एक सवाल आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो भाई चलो, जब चलो देखो, मैंने तुम्हारी डिक्शनरी में एक और अस्त्र डाला है, उसको थोड़ा ध्यान से रखना। कैलकुलस वाला डाल चुके हैं। एक और चीज वहां मैंने आप लोगों को हाईलाइट नहीं किया था, बट फिर करा रहा, सवाल आया तो मुझे याद आया कि मुझे ऐसा हाईलाइट कर देना चाहिए। तो जब भी स्मॉल चेंजेस वाली कहानी आएगी तो कौन सा मेथड यूज करोगे, चैप्टर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल चेंजेस के लिए वैसे ही डील होता है। स्मॉल चेंजेस समझ लो क्या क्या, थोड़ा चेंज किया तो थोड़ा बदल गया होगा, तो जब थोड़ा बदले तो एरर वाला मेथड चलता है। जैसे एरर में लिखते थे ना, डेल्टा ओरिजिनल इज इक्वल टू रिलेटिव एरर, वही। अब पकड़ो सवाल को, इसको पकड़ पा रहे हो, कहीं किसका इक्वेशन लिखा हुआ है, प्रेशर वेरिएशन का, वेव प्रेशर वेरिएशन का है ना, बढ़िया। क्या बोला है, द प्रेशर वेव इतना कॉरेस्पॉन्डिंग टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ब्लेड ऑन अ डे व्हेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस में। भैया ये वेव का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, वेव का प्रेशर वाला, ठीक है क्या? सम अदर डे व्हेन द टेम्परेचर इज, अरे टेम्परेचर कुछ बदल दिया भाई, पहले तो कुछ था ही, बदल दिया,
स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द सेम ब्लेड, अरे वही ब्लेड है जो पहले था, वो अब कितना बना रहा है भाई, बाय द सेम ब्लेड एंड द सेम फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी अ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ है, मतलब ओमेगा ओमेगा अभी भी सेम है, बट स्पीड बदल गया है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर था, मतलब टी टेम्परेचर पे जो रफ्तार था, वो रफ्तार अब कितना हो गया है, 336 मीटर पर सेकेंड किसी टेम्परेचर, ठीक है कुछ समझिएगा। अरे टी टेम्परेचर का हमने बदलाव किया, पहले कुछ और रफ्तार थी, बाद में कुछ और हो गई। तो हमसे वही पूछा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, कुछ समझेगा, क्या समझे यही बता दो। अरे गधो, अगर ये इक्वेशन ऑफ वेट दिया हुआ है तो क्या तुम इससे रफ्तार नहीं निकाल सकते हो? कैसे निकालते हैं रफ्तार? c इज इक्वल टू ओमेगा बाय कैसा पढ़े थे क्या? तो जब 0 डिग्री सेल्सियस तुम्हें दिखाई दे रहा है, अरे 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्वेशन ऑफ वेट दिया हुआ ना ऑलरेडी भाई, तो क्या यहाँ से स्पीड ही निकाल सकते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस उसकी रफ्तार कितनी रही होगी, कितनी रही होगी बोलो? c इज इक्वल टू, सारे c इज इक्वल टू, मैं ना बिठा दूंगा 8:30 बजे तक। c इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू, कितना बुलवाते रहूंगा, c इज इक्वल टू, ओ मास्क मैन, c इज इक्वल टू, हाँ c इज इक्वल टू ओमेगा बाई ए। तो बच्चों जब वेव सब का वो तो लिखते हैं यार, तो जब दिख रहा मुझे सर ये प्रेशर वेरिएशन वाला दिया है, इसमें भी तो स्पीड वही है ओमेगा बाई के। ओमेगा किसको बोलते थे? तीन के बगल वाला कितना है बोलो? तो 1000, ठीक है क्या, गलत तो नहीं लिख दिया? बाई कितना आ रहा है देखो तो, 3 3 पॉइंट 333 रे, इतना भी नहीं आ रहा है, आ रहा है। और बदला कितना है देखो तो, ये माइनर चेंज बोलते रहे इसको। अरे मतलब 50 60 का डिफरेंस को डिफरेंस बोला जाता है इस वाले केस में, 2 4 5 6 को डिफरेंस नहीं बोला जाता है। मतलब रफ्तार में जो चेंज आया वो बहुत माइनर आया है। अब बताओ पढ़, ये प्रेशर, अब प्रेशर दिया है तो कौन, क्या स्ट्रिंग के अंदर प्रेशर दिया होगा, किसके अंदर दिया होगा, बोलते जाओ। प्रेशर कहाँ पे दिया जाता है? गैसेस मॉलिक्यूल तो रहेंगे या लिक्विड रहेगा तभी ना देगा यार। तो यहाँ बोला भी तो कुछ ऐसा, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पानी भरा होता है, हवा होता है, तो हवा का ही प्रेशर वाला इक्वेशन तो लिख रखा है। अब बताओ स्पीड ऑफ वेव, अगर हम लोग जब गैसेस में डील करते हैं तो फॉर्मूला क्या याद कर रखा है? C is equal to अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम नॉट। ये पढ़ा है क्या? कहां से ख्याल आ रहा है कि सर सी का फॉर्मूला भी याद कर रहे हो? एटमॉस्फेयर दिया है, एटमॉस्फेयर में गैस होता है, तो गैस का यही फॉर्मूला है ना। अब ध्यान से बताओ यहाँ पे चेंज वो किस में कर रहा है? ये टी किसको बताता है? टाइम को, टेम्परेचर, समझ गया ना? गामा भाई साहब इसमें कोई चेंज के बारे में बोला है क्या? आर गैस कांस्टेंट, हिल्बर्ट कांस्टेंट सुने हो क्या, फिक्स है। एम नॉट, अब एटमॉस्फेयर बोला तो जो पहले था अंदर में पड़ा हुआ जो भी गैसेस वगैरह अभी भी, तो क्या गामा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, यानी कुल मिला के सारा रिश्ता किसके किसके बीच का हो गया। तो समझे क्या? हम यहाँ टेम्परेचर में बहुत चेंज कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं? अगर थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं तो फिजिक्स क्या कहता है, एरर लगाइए। हमेशा यही चलता है, पर ये कब तुम्हारे मन में ख्याल आएगा? हाँ, स्मॉल चेंजेस के लिए चलता है ये, ठीक है क्या? अब चेंज है, चलो बोलो, एरर रहता तो क्या लिखते हैं? अरे डेल्टा सी बाई ओरिजिनल सी इज इक्वल टू रूट है ना बाबा, क्या कर दूं, 1/2 डेल्टा टी अपॉन, कौन सा? अब तो टफ हो गया, क्या हम डेल्टा सी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। अरे पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, आगे क्या डेल्टा सी, और ओरिजिनल सी कितना है? अबे शुरुआत वाला भाई, चाहिए क्या मुझे? अरे डेल्टा टी चाहिए रे, इन्होंने थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज वही पूछा है, डेल्टा टी।
और ये टी तो दिया ही नहीं है, अच्छा दिया है कितना, पर सॉल्व करते टाइम किसमें रखना पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे उसको, हाँ क्या 273 ना, और इसको कैसे लिखोगे t माइनस 273, क्या वहां से t की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या सीखे, कुछ नहीं क्या सीखे, कुछ नहीं भाई, कुछ तो सीखे ही होगे ना। तो अब इसी की जगह उसका मन करता तो कहता गामा, अरे यार बच्चा, उसका मन करता तो यहाँ से छेड़खानी कर सकता था, मन करता तो तो हमें तो पता चल गया सर स्मॉल चेंजेस में एरर लगा के सॉल्व करें, और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, यही काम हमने कहाँ पे करा था, कुछ समझ गए क्या, सॉल्व कर लेना देखो जरा, लाउडनेस सबको समझ में आता है सुनो, ऐसा प्रतीत होता है, इंटेंसिटी समझते हो, घनत्व, पावर पर यूनिट एरिया, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। अब अभी हम चिल्ला रहे हैं जैसा, ऐसी चिल्लाते चिल्लाते तुम्हारे कान के मतलब सॉरी तुम्हारा कान मेरे मुंह के पास आ जाए तो फील होगा क्या, ये तो आप पता चल जाएगा कितना अच्छा फील होगा, अरे दूर में लगता है ना शांत, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल है, और यही रफ्तार में अगर मतलब जैसा अभी बोल रहा हूँ किसी का कान ला के यहाँ रख दो कैसे चिल्लाते हुए, तो बहुत कुछ हो सकता है उसके साथ, नहीं होगा आवा समझ गए क्या, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सर इंटेंसिटी जो है वो सॉरी लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं, डिपेंड तो करता है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, कई सारी चीजें और भी यहाँ पे घुस जाती है, हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगा रहे अभी, फिलहाल आप इतना समझो कि हाँ सर लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन अ इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट बोल रहा हूँ सॉरी वेव, साउंड वेव पढ़ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ वेव पे डिपेंड करता है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो लाउडनेस बढ़ते जाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है क्या, ये आपको याद सारी चीजें के पीछे वैसे किया जा सकता है बट नहीं करना है, तो बीटा लाउडनेस इज इक्वल टू 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नॉट, चर्चा क्या है, देखो यहाँ पे खास बात क्या है, आई नॉट जो है बच्चा इसकी वैल्यू होती है 10 टू दी पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पावर की यूनिट होती है, और आई इज इक्वल टू पी बाई ए होता है, ठीक है, पढ़ेंगे सब टेंशन ना लो। अगर साउंड की इंटेंसिटी 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो ये बच्चा एक मिनिमम इंटेंसिटी होता है जिसपे हमें शायद से सुनाई देता है, शायद समझते हो मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर सुनाई देगा, इंटेंसिटी को अगर अपन इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो चांसेस है कि हमारा कान उसको सुन पाएगा, तो ये आई नॉट का डाटा मुझे याद रहना, ये कौन सा डाटा है, दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी जिसपे साउंड कैन बी ऑडिबल, अब ऐसा नहीं है कि मतलब इतना इंटेंसिटी रहेगा तो सुनाई देगा, बहुत कम इंटेंसिटी का, अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ सबके कान में आवाज जा ही रहा है, अब तुम अपने घर पे बैठे रहोगे मैं ऐसे बोलता रहूंगा आवाज जाएगा ही, हाँ मान लो इस यहाँ छोड़ दो ना, तुम रोड के उस पार चल जाओगे मैं ऐसे बोल रहा हूँ आवाज जैसी, गारंटी है क्या, अब ये ऐसा इसका ये मतलब तो नहीं है क्या, हो सकता है दो चार साउंड वेव पहुंच रहे होंगे, अरे डिस्टर्बेंस ही तो है बच्चा, तो फैल तो सकता ही है ना, अब तुम ही लोग एक खुले ग्राउंड में बैठे हो स्टेज पे बिना माइक का अगर खड़ा होकर बोलने की कोशिश करो, शायद उतने लोग को ना सुनाई दे, आसपास वाले को ही सुनाई देगा, साउंड फैल जाता है ना यार, अब इसका ये मतलब पर पीछे वाले को लगेगा यार कुछ बोल रहा देखे तो ध्यान से नहीं, कोशिश करते करूंगा इधर रखिए तो थोड़ा पहुंच जाए टाइप से, है ना, तो कहना ये चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, अच्छा हाँ ठीक है, तो इंटेंसिटी पे लाउडनेस डिपेंड तो करता है बट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली, मल्टीपल चीजें होती है, देखना भी पड़ेगा भाई साहब कि कितनी दूरी, बोल तो वैसे ही रहो यार, जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है साउंड की वो तो वैसे ही है, बट दूरी हमें अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो समझ गए क्या, तो ऐसी चीजें होती है। फिलहाल ये क्या है सर 10 टू द पावर माइनस 12, ये जो है बच्चा दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी क्या लिखा है अंग्रेजी में यार, ऑन विच या फॉर विच साउंड कैन बी ऑडिबल, बता दो यार अंग्रेजी थोड़ा सा,
अरे फॉर विच या ऑन विच लिखो, फॉर विच लिखो ना, फॉर विच साउंड कैन, देखो कैन ही लिखा है मैंने, दे सकता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो शायद तुम्हें समझ आ सकता है, समझ गया ना, तो ये मिनिमम वाला इंटेंसिटी, फॉर विच साउंड कैन बी ऑफ डी। देखो हमारा कान में 40-50 30-40-50 ऑडिबल पे ही सुनता है, तो पढ़े होगे तुम लोग शायद। 8वीं कक्षा में एक चैप्टर था एनसीईआरटी के एंड में लिखा हुआ है हियरिंग रेंज करके ऑडिबल का, 8वीं की एनसीईआरटी जाके खोलना, वहां दिखे। टॉप की थी ना 8वीं में, कैसे कर गई थे पढ़ के, चलो ठीक है। अच्छा याद आ रहा है साउंड को मतलब डेसिबल सुनना वाला, ये भी नहीं याद है, वो सुनाई नहीं देता हम लोग को, हाँ वो रेंज वाला जहां तक सुन सकते हैं। अरे ठीक है वापस आ, आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि भैया एक साउंड, इधर देखो, एक साउंड वेव है जिसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा दे दिया। आपसे कहेगा कि बताओ भैया इसका लाउडनेस कितना होगा, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? नहीं, कैसे करेंगे? अरे लाउडनेस बोलो, बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10, आई की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी, 10 की पावर, कुछ समझे क्या, और आई नॉट बेटा फिक्स है कितना, ये अब देखो इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सब कुछ अभी नहीं पढ़ना है, तो सब कुछ अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ क्या है, 10 की पावर -12, क्या ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं हम लोग? रखना पड़ेगा, नहीं करना मत करो यार। तो कितना है आंसर, जल्दी बोलो, थोड़ा बहुत आता है क्या? ऊपर जाएगा तो +12 -8 और +12 +4 log x की पावर n इज इक्वल टू n log x की पावर n इज इक्वल टू n log x, और ये भी पढ़े हो क्या, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू, पढ़े हो क्या, कितना है आंसर 40, इसको कहते हैं डेसिबल। 10 to, अरे 4 ऊपर गया, 4 10 जा, यूनिट क्या लिखा हमने, अरे बी लिखना था रे, डेसिबल। ये सुनाई देगा नहीं देगा? अरे देगा रे बाबा यही तो सुनते हैं हम लोग, 30 40 50 60 तक सुने, 150 200 डेसिबल तुम नहीं सुन पाओगे, चमगादड़ सुनेंगे, ठीक है क्या? चलो देखो, या कुत्ते सुनेंगे, सॉरी सुनेंगे समझ गए क्या? तो ज्यादा तामझाम नहीं, क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, आई नॉट की वैल्यू बोलो 10 टू द पावर -12, ठीक है क्या? चलो आंसर बोलो जल्दी जल्दी, अब ये फॉर्मूला ही सीधा लिखना है, टोटल एनर्जी ऑफ अ, बोलो, अरे एसएचएम में भी पढ़े थे रे, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, यही है भैया। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, अच्छा सीधा टोटल क्यों लिख दिया मैंने, आगे है क्या? हाँ तो देखने दो, अच्छा नहीं है, देखो इधर आ गया, हाँ जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वेव्स में, वेव्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बहुत सिमिलर बच्चा, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा बोलो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी 1 बाई, अभी वो जिसने ऐसे जब नहीं पढ़ा तो मेरी गलती नहीं है, वहां पे हमने इस पे चर्चा कर ली, 1/4, अच्छा वेव भी चलता है तो ऑसिलेशन होता है, पढ़ लिए क्या? तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, चलो बोलो टोटल 1/4 m, आगे बोलो भाई, ओमेगा स्क्वायर 1/2 है, ठीक, हो गया।
आज तो सब ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी है बातें, जैसे मान लो बच्चा ये वाला, अच्छा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके वेव्स चल रही है ना, ऐसे उठती चलती रहती है, तो ध्यान देना है ना। मान लो मैंने कहा एम मास इस वाले सेगमेंट का है, तो इसका जब मैं पूछूंगा कि टोटल एनर्जी क्या होगा तो क्या लिखोगे? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा मैं इसका पूछूंगा तो क्या लिखोगे इस पूरे का? बोलो बोलो। 1/2 2m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम मास, कितना सेगमेंट के लिए आगे वाला? कुछ समझ पा रहे हो क्या? एक डिस्टरबेंस पहुंचा तो एक पार्टिकल के लिए मान लो हमने कैलकुलेट करा, जब नेक्स्ट वाले सेगमेंट जाएगा तो पूरा मास आ जाएगा ना, एक और आगे जाएगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो? इसके लिए क्या लिख दो? 1/2 3m, समझे क्या, इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा। ध्यान देना वरना बाउंस आ जाएगा। वेव चलता है, कहां पे चलता है? हवा में, नहीं सॉरी, मतलब वैक्यूम में वेव चलता है ना भाई? अच्छा नहीं चलता है, अंदर कुछ होता है क्या? कौन होता है? अरे स्ट्रिंग हो सकता है, कैसे मॉलिक्यूल हो सकता है, तो उसी के मास के बारे में चर्चा होगा ना यार। मास बेटा जब पहले वाले सेगमेंट के लिए पूछा ना कि हम किस डिस्टरबेंस पे यहां से यहां तक पहुंचा है, पहला वाला एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो एक कंप्लीट साइकिल में केवल यही वाला मास आया ना, और जब दूसरा वाले में जाओगे तो इधर का मास बोला तो उधर का भी तो एम ही रहेगा ना, तो एम और एम कितना हो गया आगे और जाओगे तो, ठीक है ध्यान रखना। नोट भी कर रहे हो क्या? नहीं ना, फॉर्मूला को नोट करके क्या क्वेश्चन देते हैं। अच्छा अच्छा कर लो, पीछे भी है, कर लिए। चलो देखो, टोटली फॉर्मूला है बच्चा, टोटली फॉर्मूला है, मैंने आज आप लोगों को भेज दिया था बना के, और मैं प्रिंट करके नहीं दूंगा, वो आप खुद से अपने हाथों से पेपर लें और खुद से लिखें, ताकि इसी बहाने लिखते लिखते आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग कुछ करते तो हो नहीं, इसी बहाने लिखोगे तो थोड़ा कुछ तो कर लोगे, तो लिख के खुद ही चिपका लेना। और वैसे भी तुम लोगों ने 5-5 रुपए दिए भी नहीं थे मुझे, तो कैंसिल हो गई डील। इधर आ जाओ बच्चों, देखो फिर से थोड़ा और फॉर्मूला है, एवरेज पावर ऑफ वेव, ठीक है, एवरेज पावर ऑफ वेव को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी फ्लोन पर यूनिट टाइम, ठीक है करके। फॉर्मूला क्या आएगा ये देख लो जरा, देखो थोड़ा सिमिलर ही है, 1/2 थोड़ा याद करना पड़ेगा, इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। क्या आप इसको पहचानते हो, म्यू को और सी को? म्यू कौन था? यहां नहीं, काइनेमेटिक्स में बोलना, यहां म्यू कौन है? मास पर यूनिट, याद आ रहा है क्या? और इसी को कैसे डिफाइन किया था एक और तरीके से, रो इंटू ए से, याद आ रहा है? ए क्या था? पाई आर। देखो जो पुराना नहीं पढ़ रहा है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, थोड़ी नई नई चीजें थोड़ा याद करना पड़ेगा, है ना, थोड़ी कुछ 12वीं के लिए भी छोड़ रहे हैं हम लोग। इधर आ जाओ, तो ये देखो, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/2 म्यू को लिखा मैंने रो इंटू ए इंटू ये ए क्या था? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और सी क्या था बच्चा? स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ओमेगा बाई ए सी। देखो अगर तुमको ये याद रहेगा तो इसके बाद वाला भी याद रहेगा, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी इज व्हाट? पी बाई, देखो दोनों नहीं याद करना है तुमको, पी बाई ए क्या होता था? एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन। तो जो वहां पे अपन ने फॉर्मूला लिखा था सेम चेप सकते क्या, 1/2 रो ए था ना, नीचे वाले ए से कैंसिल हो गया, तो एक याद करोगे दूसरा बोनस, अरे पी वाला याद कर लो ना यार, आई इज इक्वल टू पी बाई होता है, एक को हटा दो तो बचा क्या, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। समझ गए क्या, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। देखो पता है क्या होगा, ये इस पे ज्यादा घुस के सवाल वाल नहीं बनते हैं। मान लो उसने थोड़ा मजाक मजाक भी तुम्हारे साथ कर लिया कि इसको थोड़ा सा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है या थोड़ा ओमेगा चेंज हो रहा है ऐसे करके, तो मैंने तुम्हें अस्त्र दे रखे कि कैसे डील करना है, कैसे करोगे, एरर मेथड डेल्टा आई। अरे हर जगह लगाना भाई, जहां छोटा चेंज वाला है एरर पकड़ के चेप देना। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रखना। अब थोड़ी नई बातें करेंगे और बहुत काम की। पहला पार्ट खत्म हो गया ना, तो पहला पार्ट के स्टार्टिंग में ही मैंने था, लास्ट में तो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटेंसिटी, एवरेज पावर, लाउडनेस, ये सारी बातें आपको थोड़ा फॉर्मूला याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझने में थोड़ी बैंड बच सकती है, कुछ नई नई चीजें आएंगी, शायद ना पचे लेकिन जबरदस्ती पचाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सुपर पोजिशन का मतलब पहली बार नहीं है, पहले भी आ चुका है क्या, इसका ये इफेक्ट है, इसका ये इफेक्ट है, इसका ये है, इसका ये, सबको जोड़ दो। पहले भी आया, कहां पे आया था, और एसएचएम में भी आया था ना। तो जैसे देखो यहाँ ना थोड़ा समझना चीजों को कि चल क्या रहा है कहानी। सुपर पोजिशन का मतलब ऐसा होता है, आप ऐसे समझो, जैसे मान लो भी यहाँ पे हवा है, मैं बोल रहा हूं तो मेरे से डिस्टर्बेंस क्रिएट होते, कोई वेव y1 बन गया, तुम बोल रहे हो तो तुम्हारा y2 बन गया, कोई और बोल रहा है y3, कोई और बोल रहा है अरे y4, n नंबर ऑफ लोग हैं इस मीडियम में तो n नंबर ऑफ वेव जनरेट हो रहे हैं। अब ये सारा वेव कंबाइन होकर एक नया वेव बना रहा होगा, समझ गए क्या, उसका अपना एम्पलीट्यूड फलना ढिलना होगा। तो सुपर पोजिशन का मतलब ही क्या है, सर दो या दो से ज्यादा वेव आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं, एक नया वेव का फॉर्मेशन कर रही है, इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, बहुत ठीक है। जिसका हम लोग नहीं चलते दिखा ना भगाएंगे, वैसे भी अब तो जनवरी का एंड हो गया है, खत्म ही हो गया, 10 दिन की पढ़ाई बची हुई है। तो सुपर पोजिशन का सिंपल भाषा में यही मतलब होता है, यही के लिए नहीं बचा, जैसे हम लोग पोटेंशियल भी पढ़ेंगे है ना, तो हम कहेंगे कि एक चार्ज ये है तो इसने अपना कुछ यहाँ पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है, एक चार्ज ये है इसने यहाँ अपना पोटेंशियल कुछ बना रखा है, ये चार्ज ये है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहेगा, भैया सबका जोड़ दो तो रिजल्ट कुछ आएगा ना। इसी तरह हम कहेंगे एक चार्ज ये यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, एक चार्ज ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, एक चार्ज ये जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये आपस में क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब मिलके कुछ कर रहे हैं कहीं पे। अब मुझे टोटल देखना है तो इसी को क्या कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, सर सबका सम करके निकाल के देख लो क्या रिजल्ट आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जब हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव की बात करते हैं तो सरल भाषा में क्या बोल रहे हैं, अरे सर एन नंबर ऑफ वेव है, सब कंबाइन हो गए कुछ और बना दे रहे हैं। अरे एक बार बताओ, तुम सबने सोचा आज राहुल सर को विश करते हैं बड़े प्यार से गुड इवनिंग सर बोल के, ठीक है, अब दो चार का रिदम मिल गया और किसी का नहीं मिला, तो कोई जोश में बोल रहा होगा गुड इवनिंग सर, तो जब उसका लो जा रहा हो तो अगले का गुड स्टार्ट हो रहा होगा, इसका इवनिंग और इसका गुड, तो क्या बनेगा, अरे हॉच पॉच टाइप से नहीं बन जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन रिदम मैच कर गया तो गुड मॉर्निंग, अरे बस बस, अरे ऐसा होता है ना यार। तो सबने अपना अपना नहीं क्रिएट किया, तो जो ओवरऑल अपन को रिजल्ट मिला सुपर सुपर क्या बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ सब वेव के रिजल्ट मिल गए, कहानी समझ में आई क्या, सुपर पोजिशन मतलब अबे दो या दो से ज्यादा वेव मिलकर रिजल्ट कुछ बना रहा है, खत्म। सुपर पोजिशन मतलब दो या दो से कितना ज्यादा, तुम्हारा मन जितना बना लो, अब लाख लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं तो लाखों लोग का सुपर पोजिशन कुछ तो बनेगा ना यार। जब सारे बच्चे एक साथ बात कर रहे हो तो कुछ अलग अलग तो लगता है ना, क्लास में भिनभिनाहट आ रही है, तो रिजल्टेंट क्या निकला, भिनभिनाहट। यार कैसी बात, तो यही तो हुआ, सुपर पोजिशन समझ गए क्या क्या, सब मिलके भिनभिनाहट बना ले सुपर पोजिशन हो गया। हाँ अब लेकिन ध्यान से, ये समझ गए ना, ये सिर्फ वेव, अब हम जब वेव बोल रहे हैं तो सारे वेव को मिला के कुछ बना लिया, नहीं समझे। हम कहेंगे सुपर पोजिशन ऑफ मिठाई, इसका मतलब वो वाला जोक देखा है क्या, जाता दुकानदार के पास सबका दाम पूछता है,
फिर कहता है ठीक है 100 ग्राम वो दे दीजिए, 100 ग्राम वो दे दीजिए, 100 ग्राम वो दे दीजिए, सब मिठाई में से 100 ग्राम डलवाता है 20-25 गो में से, और सबको बोलता है मिला दीजिए। फिर जब सारा मिला लेता बोलते हैं इसमें 100 ग्राम दे दीजिए। नहीं समझ में आया क्या जो हो गया, आ गया क्या? तो क्या हो गया, सुपर पोजिशन किसका हो गया? अरे मिठाई हो गया, सबको मिला के नहीं मिठाई बना। अरे आजकल देखो ना फूड ब्लॉगर लोग बढ़िया बढ़िया अजीबोगरीब चीज बना रहा है, समोसे के अंदर कुछ भी है। तो सुपर पोजिशन ऑफ फूड चल रहा है ना आजकल मार्केट में। अरे जो मन कर रहा है डाल के कुछ बना दे, सब सुपर पोजिशन है। ठीक, लेकिन लेकिन अब आ जाओ काम की बात। तो जोड़, अब जैसे देखो हमने कहा यार बच्चा कोई वेव बाई-1 है, अब मैं वेव बाई-1 बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? अरे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, किसी का फटा बांस, किसी का सुरीला गला मिलके कुछ तो नहीं। चल मालूम निक्का और नेहा कक्कर को बता दिया लाल चल, तो एक y1 एक y2 ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला करके n नंबर ऑफ वेव्स हो सकते हैं। तुम ही लोग बोल रहे हो आ रहा ना भाई अलग अलग, तो रिजल्टिंग कुछ निकालेंगे, एक नया वेव मिलेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे क्वेश्चन में? सर y1 प्लस y2 प्लस y3 ब्ला 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 ऐसे कहानी चलेगी, समझ गए? अभी ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे बच्चों एक टर्म आ रहा है इंटरफेरेंस, ठीक है? इसको ध्यान से देखना। इंटरफेरेंस, सर इंटरफेरेंस क्या होता है? अच्छा प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो आगे बढ़ रहा है उसको यार चैप्टर यहीं से शुरू हुआ, प्रोग्रेसिव वेव्स। हम कह रहे हैं डिस्टर्बेंस आगे आगे जा रहा है, इसका प्रोग्रेस हो रहा है ना। लेकिन तुम लोग किस कैटेगरी के हो? इसके बाद आएगा एक स्टैंडिंग वाले, वो भी समझाऊंगा कैसे, ध्यान से सुनना। इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? कहते हैं कि जब दो प्रोग्रेसिव वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, और बस एक ही डायरेक्शन गलत हो जाएगा, दो प्रोग्रेसिव वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर वो सुपर इम्पोज करेंगे तो हम उस फिनोमेनन को कहते हैं इंटरफेरेंस। सरल भाषा में समझ में आया क्या क्या कह रहा हूं? इन सुपरपोजिशन सब है, दो वेव का मिलन सुपरपोजिशन, 4 वेव का मिलन, 100 वेव का मिलन, सब सुपरपोजिशन है। लेकिन दो ऐसे वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, अगर उनका मिलन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? इंटरफेरेंस, ठीक है क्या? अब वो मिलन के तरीके कई हो सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में दो हैं, एक हम इस साल पढ़ेंगे और एक अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है? इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का, दो और ज्यादा नहीं, दो वेव का मिलन, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो उस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे? समझ गए क्या? और अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं तो क्या बोलोगे? सुपरपोजिशन। मतलब सुपरपोजिशन का स्पेशल केस हो गया है बाबा, जब फ्रीक्वेंसी सेम रखा तो ये बहुत काम का चैप्टर है। ओ चित्रगुप्त, ओ आखिरी में मास्क मैन, इधर देखा भैया, स्कूल में भी आएगा ना, स्कूल एग्जाम में व्हाट इज इंटरफेरेंस, तो इज्जत से लिख देना ना, क्या? टू वेव्स हैविंग, और जब वो सुपरपोजिशन करेंगे तो क्या कहेंगे उसको? इंटरफेरेंस। तुमको सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ, तो क्या लिख रहा हूं मैं इसके बारे में? टू वेव कौन सा पढ़, कौन सा है? प्रोग्रेसिव वेव, टू प्रोग्रेसिव, जो तुम्हारे अंदर एकदम नहीं है ना, टू प्रोग्रेसिव वेव हैविंग, बोलो भाई, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है क्या? इनका जब सुपरपोजिशन होगा तो हम उस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। एकदम सरल भाई, वो रटने की चीज नहीं, आज बहुत नई नई चीजें सीखने मिलेंगी, तो कृपया जाके इनको पढ़ना, 12वीं में ही काम आएगा। 12वीं में एक वेव ऑप्टिक्स नामक चैप्टर है, वो इतना टुच्चा सा लगेगा तुम्हें ये सारी बातें याद रहेंगी, तो वहां पे भी हम यही इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं सेम। तो वहां पे बच्चे बोलते कहाँ से आ गई इक्वेशन, अच्छा ये कैसे कर दिया, और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं तो बताऊंगा नहीं, जैसे पिछले वाला आजकल नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दिया गया? हाँ ठीक है। चल, तो हमें इसमें बच्चों इंटरफेरेंस के मैंने कर दिए 2 पार्ट जो हमें पढ़ना है। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट में अपन डील करेंगे जब जैसे मान लो दो प्रोग्रेसिव वेव जब सेम डायरेक्शन में जाए, ऐसा कह रहा हूं मैं, सेम डायरेक्शन। देखो
टू progressive wave having same frequency moving in same direction। ठीक है क्या? दो प्रोग्रेसिव वेव लिया, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन। एक ये वाला केस, ये रह गया बच्चा अपना केस नंबर 1। ठीक है, यहां पे फिर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नामक चीजें आएंगी। ठीक है, पर इसमें जब मीट करता है ना, तो यहां पे खास बात क्या होता है, हाँ यहां पे जब सुन लो, यहां पे जब दो वेव सुपर इंपोज करेगा, और कैसे प्रोग्रेसिव, दो प्रोग्रेसिव वेव जब सुपर इंपोज करेंगे और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इंटरफेरेंस होगा तो जो आपको यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेव जो मिलेगा ना, उसका फ्रीक्वेंसी लेकिन सेम रहेगा। जो पहले दोनों का था ना, वैसे ही इसका, ये सब सारी बातें डील होंगी, टेंशन ना लो, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। देखो ये हमें पढ़ना नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, बट मैं थोड़ा सा बताते हुए चल रहा हूँ। एक वेव ऐसे जा रहा होगा, उसी के पीछे दूसरा वेव भी जा रहा है, तो जो पहले, अब देखो हम कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। अब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा ना, उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, जो पहले दोनों का था, बट जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो अलग अलग आएगा। समझ गए क्या? ये चीज, ये वाला जो पार्ट है, ये अपन डिस्कस करेंगे 12th क्लास के वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है क्या? इसीलिए हम इस पे ज्यादा नहीं जा रहे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है सर, ये 12th में है। थोड़ा सा आइडिया हो, ये भी क्या है, इंटरफेरेंस। क्यों इंटरफेरेंस बोल रहा हूं मैं इसको, सेम फ्रीक्वेंसी इस वजह से। ठीक है, तो सर हमारे सिलेबस में कौन सा है, हमारे सिलेबस में बच्चा केस नंबर 2 है, जो अपन को पढ़ाई करनी है। केस नंबर 2 में दो प्रोग्रेसिव वेव, थोड़ा लिखता हूं, टू प्रोग्रेसिव वेव हैविंग सेम, देखो मैं इतना लिखता नहीं थ्री, जान मुश्किल जो दिमाग में रहे, ये लिखता हूं ना, ध्यान यही हो। हाँ, टू प्रोग्रेसिव वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये वाला केस, ये भी इंटरफेरेंस है। क्यों? फ्रीक्वेंसी सेम बोला तो इंटरफेरेंस। एक केस एक ही डायरेक्शन वाला पढ़ना होता है 12th में, एक केस समझ गए क्या, ऑपोजिट वाला, ऐसे वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये वाला अपन को इस साल पढ़ाई करना है, ये वाला 12th में। सर क्या इसके अलावा और कोई इंटरफेरेंस नहीं होता? होता है बच्चा। अरे तूने अभी जो बोला, हमारे तेरा जो वेव का फ्रीक्वेंसी है, मैं तुम्हारे बगल में खड़े होकर बोलूं तो मेरा वेव ऐसे जा रहा होगा, तुम्हारा ऐसे जा रहा होगा, तो ये सुपरपोजिशन कहलाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे वाले वेव का फ्रीक्वेंसी और मेरे वाले वेव का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तो इंटरफेरेंस कितने तरीके के हो सकते हैं? बहुत सारे। इचे कर लो, इचे कर लो, इचे कर लो, तुम्हारी मर्जी, बस कंडीशन क्या रखना है, तो क्या कहलाएगा। हाँ, हमारे कोर्स में कितने हैं, सेम डायरेक्शन और, ठीक है क्या? अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी, दिख रहा है, और तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करना। बच्चा जब मैं इसको ऐसे करके घुमा रहा हूं, दिख रहा है क्या घूमते हुए, तुम्हें ऐसा लग रहा है वेव है, कैसे खत्म आदमी में घूम नहीं रहा वेव। सुनो, वैसे ही स्टैंडिंग वेव है, लेकिन ठीक है, जो तुम लोग हो। देखो, अच्छा तुमने कभी सोचा है जब अपन ऐसे करके घुमा रहे हैं, देखो एक ही बन रहा है क्या, क्या बात करो, एक ही बन रहा है, बनना रे, अच्छा कर नहीं पा रहा हूं मैं, रुक जाओ। कितने हो गए अब? अब अरे बना के रहूंगा मैं। अरे यार थोड़ा अच्छा बात, टूट ना जाए, भरना पड़ जाएगा। देखो फील आ जा रहा है कि 3 आ गया, दिख 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 दिख।
कभी सोचा है ऐसा क्यों? सोचो क्या टेंशन। हाँ बहुत कुछ तो बोला तुमने कि हाँ सर इसमें तो फॉर्मूला भी बता दे स्पीड ऑफ वेव का, √T/μ रे। हाँ सुनो सुनो सुनो, अच्छा अभी देखो डिस्टर्बेंस बहुत करा ना भाई, देखो रे आज जाएगा वो, ध्यान से देखो एक चीज देखो। अभी ना इसमें ना एक ही वेव, एक ही मतलब वो बन पा रहा है, देख रहे हो क्या, मतलब एक ही लूप बन पा रहा है, हाँ है ना। और तुम देखो जब मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा जल्दी करने की, देखो दो बन गए, दिखा क्या, और थोड़ा और एफर्ट लगाऊं तो 3 के आसपास बना, अब देख रिदम नहीं पकड़ पा रहा हूं मैं, जो 3 बन जा रहा है, ऐसा कैसे होता होगा, सोचा है? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे सोचो, ऐसे पानी भरा हुआ है ठीक है, और पानी पे मैंने, और आगे मान लो ये दीवार है, पानी पे मैंने ऐसे छपाक से मारा तो क्या होगा, वेव आगे जाएगी, डिस्टर्बेंस आगे या तो दिखाई देता है कि नहीं देता है, दिया है नहीं दिया है पक्का। अब वो जब अपने अपने एक बार से छपाक किया तो वो आगे गया, और दीवार से जब टकराया तो रिटर्न में बनता है क्या, नहीं बनता है। अच्छा हमने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, जिस हिसाब से जिस फ्रीक्वेंसी से वो वेव गया होगा, टकरा के भी वही फ्रीक्वेंसी से वेव आएगा, रिटर्न आता है। अच्छी बात, तो मैंने एक बार छपाक किया, एक बना, गया, टकराया, वापस आ रहा है, मैंने फिर से छपाक कर दिया, फिर बना, अब वो अब ये वाला आ रहा है, ये वाला जा रहा है, फिर छपाक किया। तुम्हें लगता है कुछ देर बाद पता है क्या सिचुएशन बन जाएगी, ये देखो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। अभी शुरुआत में तो ऐसा तुम्हें लग रहा है सर आगे जा रहा है, देख रहे हो क्या, ठीक है, या मान लो मैं कह रहा हूं ये अभी एक बन रहा है, तो ये अभी, या फिर पूरा ना घूम के देखो 21 है, ऐसा ऐसा ही बन रहा है। लेकिन जब मैं एफर्ट लगा रहा हूं तो पता क्या हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस आगे गया, कुछ समझ रहे हो क्या, डिस्टर्बेंस आगे जाते जाते पीछे बैकवर्ड में भी वेव बनता है, पर सर अभी तो दिख ही ना रहा, तो एक ही तो दिख रहा जब आप ऐसे कर रहे हो तो जो उधर वाला है बेचारा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसको डोमिनेट कर पाए, तो केवल यही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैंने यहां से चीजें हो रहा था, पानी वैसे एक बार छपाक मारा तो वो गया, टकरा के केवल वही वापस आ रहा है, तो एक ही वापस आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं अपने पैर को टक 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 3-4 बार छपाक कर दूं तो, या करते जाओ छपाक छपाक, तो वैसे लगेगा सर कंटिन्यूअस में जा रहा होगा दीवार की तरफ को, समझे क्या, और कंटिन्यूअस में वापस आ रहा होगा। अगर दोनों रेट अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो तुम्हें वेव चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, तुम्हें परमानेंट ऐसे उठा हुआ दिखाई सा देगा। झरना वगैरह देखो, शोपीस वाला झरना झरना झरना, झरना में कई बार देखना, तो वो ऐसे मतलब जब स्टार्ट होगा तो एक बार ऐसे जाएगा, लेकिन उसके बाउंड्री की वजह से टकराने, अगर रिदम में है, वो सस्ता वाला नहीं रहे, ठीक ठाक झरना है तो वो जिस रिदम से दीवार पे टकरा के उसको वापस आना था, और जिस रिदम से इधर से जनरेट हो रहा है, दोनों एक टाइम बाद एवरेज में आ जाते हैं, तो तुम्हें वो झरना वाला एक एक पॉइंट ऐसा दिखेगा जो परमानेंट उठा हुआ ही दिखेगा, और उसके आगे वाला पॉइंट परमानेंट दबा हुआ ही, परमानेंट उठा हुआ ही। कैसे, इस तरीके से। पहले क्या हो रहा था सर, जो आप डिस्टर्बेंस भेज रहे हो तो जो रिटर्निंग वेव है उसके पास इतना एम्पलीट्यूड नहीं था कि उसको डोमिनेट कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहां से चीजें बढ़ाई, कुछ समझ रहे हो क्या, तो जो तुम्हें पहला वाला दिख रहा है ये तो मेरा था, और जो एक और बनना शुरू हो गया कौन सा है, अरे टर्निंग वेव किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, यहां से बंधा हुआ था इसलिए, कुछ समझे क्या, हमने और यहां से बढ़ा दिया तो कितने आ गए, 3, और बढ़ा दूं तो, और बढ़ा दूं तो, कुछ समझ में आ रहा है क्या। पर ऐसा जब हो जा रहा है तो तुम ध्यान से देखो, तुम्हें ना अब चीजें चलती हुई नहीं दिखाई देंगी, अरे आ जा रहे, हाँ ये देखो अभी दो ही चलो बन रहा है, अच्छा रुक जाओ, रुक जा रहा है, हाँ ये जाएगा रे, हाँ देखो आया क्या, बेटा इस वाले एंड को देखो, ये तुम्हें ऐसा लगेगा ये रुका हुआ ही है, मतलब लाइक, तो लगता नहीं सिर्फ यही ऐसे ऐसे घूम रहा है, यही है, ये परमानेंट, और ये परमानेंट, ये परमानेंट, जबकि वेव तो दिखाई देता है चलते हुए, तो क्या इस केस में वेव चल नहीं रही है, अरे चल रही है बाबा, तो जिस रेट से ऐसे जा रही थी उसी रेट से, तो एक जगह परमानेंट, और एक परमानेंट चुका, एक परमानेंट, दिस इज नोन एज यू। तो तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़े थे दिन से पढ़ाए जा रहे, जहां थे लगता है ऐसा कि कुछ हो रहा है, तो ये कौन सी वेव हो गई, स्टेप। इसमें क्या वेव चलना बंद हो जाता है, नहीं 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 नहीं, जिस रेट से ऐसे जा रहा है उसी रेट से रिटर्निंग। अब बताओ क्या ये इंटरफेरेंस है, और क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं,
नहीं आ रहे होते तो ये केवल चलता जाता रे, इधर से आ रहे तभी तो एक परमानेंट एक खड़ा हो गया, नहीं समझे? ये अपनी जगह, तो जिस रेट से ऐसे जा रहा था उसी रेट से आने लग पड़ा, तो एक, और ये तुरंत अचीव हुआ क्या, देख तो, ये मैं तुरंत अचीव कर पा रहा हूँ क्या? अरे समय लग रू ना बाबा, देख आया क्या? तो देखो जहां पे आपको दिख रहा होगा घूमता वो पोर्शन, घूमता हुआ ही दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? और जो रुकल है वो रुकले है, समझ गए क्या? अब उतना परफेक्टली नहीं हो पाएगा, वो रहता मेरे पास वो वाला तो कर लेते, बट ठीक है, पूरा आइडिया हुआ क्या? तो इसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग वेव सर कैसे बनाया जाता है? तो तुम्हें दिखा कि एक, अब बोलोगे सर एक ही तरफ से तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे तो इधर ही तो जा रहा था, भाई उधर से आ रहा था तभी वेव स्टैंड हो पाया, नहीं तो, अच्छा पानी में अपन ऐसे धमाक से पत्थर मारते तो वापस रिटर्न आता है क्या? अगर बहुत बड़ा सागर में डाल दो तो, अरे वो आगे बढ़ते जाएगा ना यार, और उसको साइड से पैक करके गिरा दे तो वापस आए, अब एक बार ही नहीं गिराना है वो, कंटिन्यूसली रे बाबा, तब तो तुम जनरेट कर रहे हो इधर से, नहीं तो एक बार किया टकरा गया वापस आ गया, तो इधर क्या मैं ऐसे घुमाते रुक जाऊंगा तो भी बना रहेगा क्या? नहीं ना, करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, तो जिस रेट से इधर वेव जा रहा था वापस उसी रेट से आ रहा है, तो दोनों कैसे हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में, और इनका सुपर इम्पोज, सॉरी इनका क्या हुआ बच्चा, इंटरफेरेंस, और किसका फॉर्मेशन हो गया, स्टैंडिंग वेव का, ठीक है क्या? तो जो पोर्शन जहां, जैसे देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मान लो ये ऑलमोस्ट रेस्ट पे, सर आप तो हाथ ऐसे, अरे मान ले रे बाबा ऑलमोस्ट रेस्ट पे, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ी है, यहाँ की जो पार्टिकल है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो रहे थे, अरे मेरे हाथ से जो पकड़ा हुआ था, और एक बीच में या उठा हुआ, फिर उठा हुआ, फिर दबा हुआ, फिर उठा हुआ, फिर एंड में ऐसी था ना, तो जहां पे वो पार्टिकल रेस्ट पे, तो उसको क्या बोलते हैं, नोड्स, क्या बोलते हैं, टर्म्स आ रहे थोड़े, नोड्स, और जो उठा हुआ था उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स, क्या बोलते हैं, फिर 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 यही पैटर्न फॉलो। अब पता है क्या सीन चलता है आगे के न्यूमेरिकल्स, या आप देखो इसको हर टीचर्स अलग अलग तरीके से बड़ा हौच पौच करके पढ़ाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक थोड़ा प्रो टाइप से दिमाग में रखो कि चलने क्या वाला है। अब देखो, अब पता है कैसे सवाल पूछे जाते हैं, अब ऐसे पूछे जाता है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अब एक स्ट्रिंग से एक वजन को लटका दिया, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनने के चांसेस है, नहीं है, अरे ये धागा था, यहाँ लेकर आया, यहाँ एक पुली लटका दिया, पुली से नीचे वजन डाल दिया, तो एक ये पॉइंट मिला तुम्हें ज्वाइंट, अरे जो फिक्स है, और एक वो पॉइंट फिक्स है, बीच में क्या है, स्ट्रिंग है, तो वेव बनाएगा ना यार, और वैसा वेव नहीं बना सकता यार, समझ गए क्या? तो ऐसे घुमा घुमा के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक कभी आते हैं उसको, थोड़ा आइडिया हो गया तो अब पढ़ाई करते हैं, थोड़ी गणित देखते हैं। देखो अब थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है, स्टैंडिंग वेव का फील आ गया क्या? इसमें वेव रुक जाता है, रेट से इधर जा रहा है, उसी रेट से इधर आ रहा है, समझ गए क्या? अपोजिट है, तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, टू वेव्स, नहीं, टू प्रोग्रेसिव वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कैन फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव, लिख लोगे स्कूल में, हो गए थे तो नंबर आएगा, इनका वेव आ रहा है। चल, तो थोड़ा अब गणित सीखते हैं, आ जाओ, तो क्या हो गया तुझे आगे, चलो वेव इक्वेशन हमें याद है क्या, बोलो, चलो एक ले लिया y1 इज इक्वल टू, सेम एम्पलीट्यूड का लेके चल रहा है अभी, सेम एम्पलीट्यूड का, तो y1 इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा, क्या सबको ये बात पता है, स्कूल में भी आता है, ध्यान से देखो, दूसरा वाला कैसे लिखो, सेम एम्पलीट्यूड का लिखना है, y2 इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस या माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि क्या बनाना है, स्टैंडिंग वेव, एक समझ गए, तो क्या लिख रहे हैं बोलो, माइनस ओमेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी बातें और करते हैं, मैंने सिस्टम पढ़ाया था, मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, क्या दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस नामक विचलियां हो सकती है, नहीं हो सकता है, अरे मैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख देता, ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री लिख देता, ओमेगा टी प्लस कुछ भी लिख सकता था क्या, और मैं पूछता है कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसके एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, तो क्या बोलते तुम, अरे फेजर मेथड से जोड़ लो, y1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है a, y2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है a,
कि भैया फेजर मेथड एसएचएम में पढ़े थे, तो वहां पे एम्पलीट्यूड के सिखाया रहा a1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1, मतलब इफ एम्पलीट्यूड क्यों लिखवा रहा है तो यार, पुराना जाके एसएचएम तो तुम एसएचएम नहीं पढ़े रहो, तुम्हें वेव की फीलिंग नहीं आ सकती। जिसको याद है क्या था फेजर मेथड नहीं तो किया था, वहां पे आप लिखते थे x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा, याद आ रहा है क्या? तो x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी सर a1, तो वहां वहां पे हम क्या निकालते थे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते थे, ठीक है क्या? तो यहाँ पे अगर सवाल आज किया, मान लो पूछा गया हो, क्या हो गया, वेव बन रहा है। इफ एम्पलीट्यूड of resultant wave is asked, देखो इतनी अंग्रेजी यार लिख रहे हैं हम, समझ रहे हो? तो क्या करना है, अरे वेक्टर सम कर देना है रे बाबा, वेक्टर आते क्या करने, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, थीटा क्या था बच्चा, फेज डिफरेंस, क्लियर है क्या? मैं उस पे नहीं जा रहा आज और जाऊंगा भी नहीं। अभी मैं इक्वेशन लिखा था tan ऐसे करके फेज डिफरेंस को फर्क नहीं पड़ा ना, पर ये कब डील करोगे, एम्पलीट्यूड को जब जोड़ रहे होंगे, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का जब निकालना होगा। ये मैकेनिक्स नहीं कि मैं आपको हर चीजें दिखा सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीजें जैसे अब केमिस्ट्री में हो गया है ना, हवा मतलब O2, तो हवा में O2 नहीं दिखाई देता है, लो तोड़ दिए। अब ऐसा नहीं करते हो ना, तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो सब नहीं कर सकते, बट जितना हो सकता है वो कर लेंगे। तो इधर आ जाए, पर इस बार क्या करना चाह रहे हैं, एम्पलीट्यूड नहीं निकालना चाह रहे हैं, इस बार क्या चाहते हैं हम, जो रिजल्टेंट वेव बन रहा है उसका इक्वेशन बना। अरे तूने सुरीली आवाज से बोला, मैंने बड़बड़ी से बोला, तो मिला के एक वेव बना होगा ना भाई। मान लो ऐसा हम कहते रहे कि तुम्हारा वाला और मेरा वाला का एम्पलीट्यूड सेम था, तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम था तो इंटरफेरेंस होगा। अब जब इंटरफेरेंस होगा तो एक नया तरह का आवाज निकला ना भाई, अब वो नए तरह का आवाज का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो क्या मैं एम्पलीट्यूड को जोड़ना चाहता हूँ, नहीं भैया, किसको, y1 और इस y2 को जोड़ना चाहते हैं। डिफरेंस आ रहा है समझ में? नहीं, यहाँ किसको जोड़ रहे हो और वहां किसको जोड़ते थे, एम्पलीट्यूड के लिए कैलकुलेशन होता था, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड के लिए बोलेंगे तो वही तरीका चलेगा, a1 और a2 करके फेजर फेजर मेथड से जुड़ जाए। इस बार सर क्या करेंगे, तो रिजल्टेंट y इज इक्वल टू, बोलो अरे क्या लिखो, y1 बोलते जाओ, तेरा आवाज नहीं है, चुप रहे, मास्क खुलवा के बोल क्यों नहीं रही है तुम? हाँ अब बोल रहा, अब ठीक है, वैसे भी वहां पे कोरोना नहीं पहुंचेगा। देखो y1 बोलते जाओ, y1 लिख दिया क्या, चलो बोलो, स्कूल में भी आएगा, देख लो पास हो जाओगे। क्या लिखो, a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस, आगे बोलो a sin kx माइनस, हो गया क्या? अब क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो लो ना, बोलो a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस sin kx माइनस, ठीक है क्या? हाँ जी, मैथ्स वाला है ना, चलो जल्दी बोल, sin a प्लस sin b, नहीं बोला तो डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, हमको भी याद नहीं है क्या होता है sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ऐसा पढ़े हो? और नहीं पढ़े हो भाई बोले तो देख लो, तुम्हारी जिंदगी में आते रहेगा। अरे आगे भी आएगा भैया, चलो आंसर बोलो अब जल्दी से, देख के भी शर्म हो रहा है थोड़ा बहुत, बोलो a 2 sin kx, अरे वाह, अरे वाह, अरे गणित वाह, गधो, ये a है और ये कौन है, यहाँ वही लिखे होगा, तो kx प्लस ओमेगा टी और kx माइनस ओमेगा टू कितना होगा, प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल होगा,
और kx प्लस kx 2kx होगा, और नीचे देखो क्या लिखा है a प्लस b बाई 2, तो 2 ने 2 को काट दिया तो kx बचेगा, तो यहाँ देखो kx लिख दिए। अब ठीक है, दूसरी बार क्या है, इसको पढ़ा रहा हूं मैं, a माइनस तो kx प्लस ओमेगा टी माइनस kx प्लस ओमेगा टी, तो kx और kx कैंसिल होगा, और ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी होगा, और नीचे वाले 2 से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दो, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट नहीं रे, स्टैंडिंग, समझ गए क्या? फर्क क्या है भाई प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में? भैया kx और ओमेगा टी इंडिपेंडेंट है, प्रोग्रेसिव वाले में देखो दोनों एक ही जगह मुंह उठा के थे, और यहाँ अलग और अलग से दिख रहे हैं, तो अलग अलग है, तो किसका इक्वेशन है? स्टैंडिंग, थोड़ा फील आ चुका है ना स्टैंडिंग वेव का, तो ये मैथ्स का एक्सप्रेशन, और वो अपन को दिखाई दे रहा था ना ऐसे घुमा रहे थे, तो ऐसा थोड़ी होता, जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक बार जनरेट किया तो पल्स आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इस वाले में अरे जो जो रुका था जो ऊंचा था ऊंचा ही रह गया। चलो, वैसे बच्चों जनरली आपको ऐसा भी दिखाई देगा, अच्छा मैं ऐसे लिख दूंगा तो बुरा मान जाओगे kx प्लस 5 kx प्लस 5, अरे हो सकता है यार फेज डिफरेंस, यहाँ पे 5 1 प्लस 5 2 टाइप का भी तो पहचान पाओ। अब ध्यान देना, ओ ये जो बनी थी इधर देख रहे पापा, हाँ जी बताया जाए, बोलो बोलो, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन 2a sin kx cos ओमेगा, अब आ जाओ थोड़ी गणित पे। हाँ जी, अब पता है हम क्या करने वाले हैं, अब देखो ये सब चीजें स्कूल में बड़ा आता है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, सुना भी नहीं है कोई? अच्छा तुमने कभी ऐसा देखा है क्या, किसी अगर मान लो कोई ड्रम हो, एक तरफ से अगर खोखला हो, उसमें से मारते टक से तो गंदा, अच्छा तुमने देखा मच्छर होता है, मच्छर सामने उड़ रहा होता है तो एक अलग आवाज आती है, वही जब आप तुम सो रहे हो तो यहाँ आता तो रिदम वाली आवाज, कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? बाहर में ऐसा नहीं फील आता, यहाँ पे गनगनाहट आता है, क्यों? हाँ, अभी बताते कैसे आता है, नहीं देखा है ये? तो नहीं हो गया, या फिर वो जो ड्रम वगैरह, मंदिर की घंटी बजाते हैं, हाँ मंदिर मंदिर, अरे भाई साहब दिल्ली पे, अरे तो अरे जितना बड़ा रहता है, बड़ा वाला घंटा जो रहता है उसका मारते थे टन, लगता आवाज रुक गया हो जैसे, ठीक हो गया? अच्छा देखा है तुम लोग आवाज को, अरे वाह सुने हो क्या? अरे छोटा रहता है वो घर वाला रे, अरे ऐसे नहीं बोलना है, मतलब है ना, ठीक है, और जो बड़ा वाला रहता है वो काफी देर तक, तो मंदिरों में जाके अपन करते यही तो काम ही होता है, सारे घंटी बजाना है, जितनी घंटियां बजेंगी उतना भगवान खुश होंगे, जितना जोर से बज रहे बहुरे हो गए हो, फूल नहीं है यहाँ, चलो देखो, बस वही रहो, जूते पड़ेंगे तो हम भी आएंगे पीछे से, चलो वापस वापस देखिए समझो थोड़ा सा, बस एक टफ हो सकता है, अभी तक तो ठीक चल रही है ना कहानी, हाँ तब तो संभाल लिया तुम लोगों ने, नहीं अब हो गया यही नहीं था, तो अब जरा बताओ बच्चा, अब फिर से, अब तुम्हें समझना है कि सर स्टैंडिंग वेव बन रहा था, कहानी बनाओ, स्टैंडिंग वेव बन रहा था तो कहीं पे, अरे उठा नहीं दिख रहा था परमानेंट, और कहीं पे परमानेंट ऐसे, मतलब वाई, ये वाई क्या होता है, पार्टिकल के लिए लिखा हुआ है ना बच्चा, नया वाला वेव बना है उसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो ये स्टैंडिंग वेव में ये वाई का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ना, तो जहां से जनरेट हुआ है उससे किसी डिस्टेंस में क्या दिखाई देता है, अरे परमानेंट रेस्ट पे रे, और कहीं परमानेंट ऊंचा, अरे बार बार वही वाला क्वेश्चन उठा हुआ नहीं दिख रहा था यार, लिखा था कि पूरा एक जगह इसे, और एक जगह वाला जहां रुका था वो रुका ही था, हाँ जी बच्चा, हाँ उठा लो, ऐसे दोस्त लोग के साथ घूमने लोग जाकर कभी नहीं उठाया गलती से, नहीं क्लास में ना उठाया, जाओ जाओ, अच्छा अब एकदम सब फ्री है भाई, जनवरी के बाद तो फिर
दिसंबर नवंबर तक बस जोड़ लगाना चाहिए, है ना। अब वो भी सेशन टाइम पे स्टार्ट हो तो केवल सितंबर तक पढ़ाना चाहिए। सितंबर पे पता चल जाता है कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला है। हाँ लगभग लगभग। जल्दी जाओ भैया, टाइम कहाँ खा रहे हो। बाय सर, बाय जय तुमको भी यार जाने बताओ, खुला छूट है एकदम, कॉलेज ही समझो इसको। चलो फिर यहाँ तक ठीक है कहानी। तो तुम्हें क्या ऐसा भावना आ रहा है कि किसी एक्स वाई का एक्स दूरी पे डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें ऐसा फील आ रहा है कि कहीं पे वाई जीरो था और कहीं पे वाई, तो अब मेरा मोटो क्या है, कहाँ पे जीरो होगा कहाँ पे, और कहीं एक ही जगह जीरो नहीं था, एक ही जगह जीरो था क्या यार, ये ध्यान दिया था रे बाबा। एक यहाँ वाला, फिर जब थोड़ा आराम से किया था तो एक एक बीच में आया था, थोड़ा और घुमाया तो तीन तो मिला था, उसके ज्यादा करते तो निपट जाता है ना। तो वहीं तक बेचारा जेल पर, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं नंबर ऑफ। भाई भाई मेरा हाथ है ना, वो पॉसिबल नहीं कितना, लेकिन मशीनों, अब मान लो उसको ले लिया जाए, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे यू शेप का रहत है, मारो ऐसे करके टर्न करके, समझ गए क्या। तो वो मेरे हाथ जितना थोड़ी चलता होगा, मेरा हाथ बाहुबली का है, नहीं भाई गधो वो ज्यादा तेज ऑसिलेट कर रहा हो, ऐसी बात है, मैं ज्यादा कर रहा हूँ मैं यार, वो तो दिखता भी लगता वही है, ठीक है। तो अब बताओ मोटो क्या है, कहानी कहाँ पे भाई जीरो होगा और कहाँ पे भाई, तो क्या क्या कंडीशन होगा, वही सारी बातें पढ़नी जिसको समझ में आएगी, टॉपिक खत्म हो गया, फिर क्या ही रहेगा। अब हम कैसे डील करें, कहाँ से भैया निकालोगे, अरे एक्स वाई से निकलेगा ना। अब हमें बताओ, अगर हम तुमसे कहें सेंडिंग ठीक, चलो अगर अब हम तुमसे कहें कि भाई साहब मेरे को वाई चाहिए जीरो, अरे क्यों ऐसा ढूंढ रहे बोलो, सर स्टैंडिंग वेव बनाया था आपने, कहीं पे तो दिख रहा था ना इसका पार्टिकल एक बार भी डिस्प्लेस हुआ था वही का वही था, और ऐसा एक पॉइंट है कि बहुत सारा बन सकता है, अरे एन नंबर बन सकता है, अरे भाई बन सकता है ना एन नंबर। चलो बोलो, तो अब y को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, अरे साइन जीरो होना चाहिए ना। अच्छा साइन जीरो मतलब के एक्स को क्या बनना पड़ेगा, तो समझ गए क्या, तो देखो लिखते हैं, चलो बताओ। तो भाई साहब अगर के एक्स बराबर लिख दिया जाए जीरो, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब बताओ मुझे साइन जीरो कहाँ पे होता है, कहाँ पे, अरे साइन जीरो कहाँ पे वाह रे वाह, कहाँ पे, बस बस जीरो पे जीरो रहता है साइन, वाह रे वाह, कहाँ थे तुम लोग इतने दिनों तक, कहाँ पे जीरो था सौम्य, जीरो पे साइन का ग्राफ है, फिर कहाँ पे, फिर कहाँ पे, फिर कहाँ पे, फिर कहाँ पे, क्या ये चलते जाएगा, पक्का ना। अब तुम्हें थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा कहाँ जीरो आ रही है। तो अब जरा बताओ बच्चा, तो ये जीरो पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है, टू पाई पे आ रहा है, थ्री पाई पे आ रहा है और चलते जाएगा। अब मुझे जरा बताओ क्या तुम के को पहचानते हो, कौन है के, टू पाई बाई लैम्डा से रिलेट कर रहे हैं, वेवलेंथ चलता है तो लैम्डा पे मुंह उठा के आएगा। चलो बोलो, तो के को अगर हम बच्चा टू पाई बाई लैम्डा से लिखें, तो टू पाई बाई, देखो पहला वाला की बात करते हैं, कहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता, तो मान लो अगर मैं इसको x1 बोलता तो ये जीरो रखता, तो x1 की वैल्यू कितनी आती, अरे पहला वाला पॉइंट रे, दूसरा वाला बोलो, टू पाई बाई लैम्डा इंटू, पहले x1 लिया था ना, x2 के लिए क्या ले लू, तो पाई में पाई को, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ समझ में आए क्या, ये क्या है, अरे जहां से अपन ने जनरेट किया, तो एक तो x1 पे अपन को मिला, अरे पार्टिकल जो रेस्ट पे था रे बाबा, फिर कहां गए x2 पे, और वो कितना होगा वेवलेंथ का लैम्डा बाई, समझे क्या, तीसरा बोलो x3 के लिए, ये तो वही रहेगा ना बाबा, टू पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो भाई टू पाई लिखा क्या, तो x3 इज इक्वल टू कितना आ गया, उसी तरह बोलो टू पाई बाई लैम्डा x4 इज इक्वल टू, कुछ समझ पा रहे हो क्या तुम, क्या चल रहा है, जीरो,
लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई, समझ रहे हो? ये कितना आ जाएगा बेटा बोलो तो? x4 हो जाएगा, 3 कहाँ से आ गया? अच्छा यार 3 था ना, 3 कितना आ गया? 3 लैम्डा बाई, देखो हमने ऐसे नहीं, ये थोड़ा बेवकूफ वाला कैलकुलेशन होता है, ऐसे करके लिखना, ठीक है? तो तुम लोग मेरे छात्र हो तो थोड़ा सा प्रो टाइप से लिखा करो। तो तुम कहो, इधर आ जाओ, 2 पाई को कैसे रिलेट करा था? हद हो गया बेशर्मो, पढ़े नहीं है 2 पाई इक्वल टू लैम्डा, तो पाई इक्वल टू क्या होगा बोलो? तो जहां जहां पाई है वहां वहां क्या लिख दो, कुछ समझे क्या? नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, है ही नहीं तो यहाँ क्या है, तो x की जगह क्या लिखते हैं, यहाँ क्या है, पाई की जगह क्या लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, कुछ समझे क्या? अरे सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, लैम्डा बाई 2, यहाँ क्या आना चाहिए था, आ रहा है कि नहीं, लैम्डा बाई 2 कट गया, यहाँ क्या लिखना चाहिए था, आ भी क्या रहा है, समझ गए क्या? नहीं तो जिसको नहीं आ रहा उसके लिए मैंने लिख दिया ना चार चार्ट को, और जिसको आ रहा है वो सीधा क्या करेगा, पाई की जगह कितना चेक दो, लैम्डा बाई 2, पाई की जगह क्या लिख दो, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। हाँ बच्चा, बेटा के को मैंने डिफाइन करवाया था वेव इक्वेशन में, के का मतलब ही क्या होता था, 2 पाई बाय लैम्डा। यार पीछे जाके पढ़ो यार, पढ़ाया था ना उस दिन ओमेगा टाइम पीरियड के, नहीं आया था, लेक्चर था, मेरे पास भी बहुत टाइम नहीं है। चल ये समझ में आ गया क्या? अब इसका मतलब जरा समझो बच्चा, देखो देखो देखो, तुम्हारी बैंड बजे, देखो मैंने ऐसा बनाया, तो पहला वाला कहां पे मिला बच्चा, दिख रहे हो क्या? x1 पे 0 मिला था क्या? फिर कहां मिला देखो तो, लैम्डा बाई 2 पे मिला है क्या? फिर देखो तो कहां मिला है, फिर कहां मिला है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, अरे अरे गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, हाँ, फिर लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, समझ रहे हो क्या? अरे ये वही जगह है जहां पे पार्टिकल हुआ मतलब रेस्ट में रहेगा, घुमाए थे। हाँ, तो ई वाले पॉइंट सबको हम कहते हैं नोट्स, तो समझे क्या? ई सब कौन है, नोट्स, समझ गए क्या? अच्छा, हर नोट्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, कितने का, दिख रहे क्या? तो दो कंसेक्यूटिव नोट्स के बीच में हमेशा डिफरेंस कितना होना चाहिए, हमेशा डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ही होना चाहिए, ठीक है क्या? अच्छा, लैम्डा की कोई फिक्स वैल्यू है क्या? अरे हर वेव के लिए अलग, किसी का लैम्डा 500 आर्मस्ट्रांग हो सकता है, किसी का 10,000 हो सकता है, किसी का, बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन डिफरेंस दो, जब भी हम किसी दो नोट्स को लेंगे तो हमेशा कितना आएगा डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 का ही आएगा, समझ गए क्या? ये कंडीशन आया समझ में? दूसरा आ जाओ, बोलो वेव का इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव का, y इज इक्वल टू √a sin kx into cos ओमेगा। अभी हमने कौन सा निकाला पॉइंट, हाँ पे रेस्ट पे था, जहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ, नोड्स का, दो नोड्स के बीच में हमेशा कितने का कंजुगेटेड के बीच में डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 ही रहेगा, हाँ लैम्डा बाई 2 ही रहता है, लैम्डा बाई 2 ही रहता है। अब दूसरा आपको भी समझ में आ गया सर क्या ढूंढने जा रहे होंगे, अब क्या ढूंढने जा रहे होंगे, एंटी नोड्स कौन था, अरे बड़का वाला भाई, तो क्या स्टैंडिंग वेव में वेव रुक जाता है, जिधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दोनों का जो एवरेज है वही हमें ऐसे स्टैंडिंग टाइप से दिखाई देता है, समझ गए क्या? चलो अब बताना जरा, अब मैं क्या चाहता हूँ, y की मैक्सिमम ना भाई, तो जरा बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अरे वाह जल्दी बोलो, प्लस माइनस, ये पार्टिकल का ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ये दोनों मैक्सिमम ही है, यही है ना? चलो अब शायद मेरे ख्याल से बच्चे बता सकते हैं कहां से जज करें, कहां से जज होगा, अरे यहीं से जज होगा ना, एक्स पे ही जाके तो देख सकते, चलो बोलो कहां पे रहेगा ये, 0 90, फिर 180 खा गई, चलो बोलो, देखो अगर तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा सा भी शंका हो तो क्या करना चाहिए, मैंने पहले भी सिखाया था,
तुम्हें थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बस 10वीं कक्षा का याद क्या करो, साइन 0 पे 0, साइन 90 पे, और ऐसे करके खींच दिया करो। याद आ रहा है क्या? अब एक बार ये बन गया तो फिर लहराते रहो। कुछ समझे क्या यार? वहां भी सिखाया था मैंने, 0 90 याद रखो, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। 0 पे 0, 90 ऊपर गए। अब एक बार, अब ये भी नहीं बनाने आता तो हमारी कोई गलती नहीं। अब चलो आंसर बताओ फटफट। तुम्हें दिख रहा है यहाँ 0, यहाँ कितना बच्चा, यानी पाई/2। फिर यहाँ दिख रहा है क्या? ये भी पाई/2, पाई/2 कितना हो गया? पाई रे। तो पाई/2 प्लस पाई कितना हो जाएगा? अरे वाह, ये भी नहीं आ रहा है। पाई/2, पाई/2 यानी फिर से पाई ऐड कर, अरे हर बार पाई ऐड करो ना, +1 और -1 दिख रहा है? शुक्र है। ये कितना हो जाएगा? दिखा क्या? ये दिखा क्या? 7, बोलो भाई, 9 पाई/, आया क्या समझ में? देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है बच्चा बार बार, और यहाँ क्या दिख रहा है? दिखा क्या? यही है ना? अब ज्यादा परेशान, तुम्हें डाउट हो रहा है साइन पे, तो कुछ 0 90 याद रखो और ऐसे ऐसे भी बना दिया करो। कॉस का बनाना हो तो सेम प्रोसेस, 0 पे 1 और 90 पे 0, और फिर भी बना दिया करो। इतना तो आना चाहिए, मैंने सिखाया था पहले भी जब ग्राफ पढ़ाया था। ठीक है, चलो अब आंसर बोलो फटफट। तो थोड़ा समझदारी वाला बोलना ना। तो kx कितना, क्या क्या, पाई/2, बोलते जाओ, 3 पाई/2, बोलो बोलो, 5 पाई, आगे बोलो, 7 पाई/2, और बोलो भाई, क्या ये आगे चलते जाएगा? तो अगर हम स्मार्ट है तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगेगा, एक्स के लिए सीधे क्या करेंगे, पाई की जगह क्या लिखेंगे, तो आंसर कितना आएगा? ये लिख के दिखाओ क्या रे फिर से? बोला ना पाई लिखो, λ/2 चेक धोखा था। नहीं तो लिखो k = 2 पाई/λ। चलो बोलते जाओ, बोलो बोलो, 3 λ/, इसका बोलो 5 λ/, बोलो बोलो, 2 हो गया। तो पाई दिखा तो, λ/2, क्यों दिमाग लगाना? kx नहीं, x। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, कुछ समझ पा रहे हो क्या? ये जो पॉइंट्स मिल रहे बच्चा किसके मिल रहे हैं? अरे एंटी, कुछ समझे क्या? क्या तुम्हें नोट्स और एंटी नोट्स का डिफरेंस समझ में आ गया? बढ़िया से रटने की जरूरत नहीं है। वेव जिस बच्चे को आता है उसको बस इतना ही जानना था ना कि सर स्टैंडिंग वेव मतलब अपोजिट आना चाहिए था, तो एक kx माइनस ओमेगा टी लोगे तो एक क्या लोगे, kx प्लस ओमेगा टी। अब तुम्हें फिगर दिखना चाहिए था, अरे हाँ सर स्टैंडिंग ऐसा लग रहा है, तो कहीं x पे 0 डिस्प्लेसमेंट, भाई y का डिस्प्लेसमेंट कहीं पे मैक्सिमम था, तो 0 वाले में भी kx से डील किया, मैक्सिमम वाले के लिए kx से डील किया, रिलेशन लिख दिया, पकड़ ली। ठीक है क्या? तो अब बताओ, आपको अगर बात समझ में आ रही होगी तो मान लो बच्चा यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ पे भी फिक्स कर दिया, तो जहां पे फिक्स किया वहां के पार्टिकल किसमें होंगे? तो यहाँ पे क्या बनेगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा, कैसे पता? दिखा था सर फिक्स है। तो हमारे सिलेबस में 2 तरह के सवाल बनेंगे, 2 नहीं 3 नहीं 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? एक रहेगा जब दोनों एंड फिक्स होगा तो दोनों एंड में कौन पाया जाएगा, नोड रे बाबा, या फिर दोनों एंड पे क्या पाए जाएंगे, एंटी नोड। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है? तो दोनों तरफ पे नोड, या तो दोनों तरफ पे एक जैसा चलेगा उसका फॉर्मूला, और एक आएगा कौन सा बच्चा, एक तरफ पे और एक तरफ पे, यही 2 अपन को पढ़ना है, समझ गए क्या? तो सवाल ऐसे ही बनेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, नहीं पढ़ा है? ठीक है, चलो बच्चों बोलो। तो नोड से नेक्स्ट वाले नोड के बीच में दूरी कितनी थी? पागल, अभी तो पढ़ा यार। और एंटी नोड अपन को पहला वाला कहां पे मिला था, λ/, तो समझे क्या? तो यहाँ नोड, यहाँ कौन आया? अच्छा एक बात बताओ, एक एंटी नोड और दूसरे एंटी मतलब कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, चेक करके जल्दी बताओ, फिर सॉल्व करके बताओ। अरे 2 एंटी नोड के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, λ/2 या भाई 3 λ/4 माइनस λ/4, तो क्या हो जाएगा 2 λ/4, काटोगे काटोगे कितना आएगा? तो दो, अगर हम दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो भी कितना मिलता है,
और दो एंटी नोड से बीच का डिफरेंस देखेंगे तो भी कितना मिलता है, ध्यान रखना, चेक कर लेता है, चेक क्या करना किया तो। अब इधर देख अगला पॉइंट एंटी नोड के लिए जाओ, कितना आ रहा है, देख इंटरवल कितना आ रहा है 3 लैम्डा बाई, ये कौन सा पॉइंट है, समझे क्या। और नोड वाला कितना जा रहा है, लैम्डा बाई 2 के बाद नोड किस पे गया था, अरे लैम्डा पे गया रहा, दिख रहा है नहीं, अंधे हो गए हो, लैम्डा। फिर इसके बाद कौन आएगा, एंटी नोड, कितने पे आएगा 5 लैम्डा बाई, कुछ समझ गए क्या कहानी है। और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, नोड का यहाँ क्या लैम्डा बाई 2, लैम्डा यहाँ क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे सर नोड नोड के बीच में भी डिफरेंस कितने का आएगा, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, और नोड और एंटी नोड के बीच का डिफरेंस जल्दी बताओ, लैम्डा बाई, दिख रहा है क्या, अंधे हो गए हो, नोड ये था 0 पे बैठा हुआ, ये लैम्डा बाई 4, तो 0 माइनस या इससे कर लो, लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2 कितना होगा, लैम्डा बाई 2, क्या ये तीन बातें दिमाग में घुस गई, तो सच में आ गए, हाँ मुझे लगा था नहीं समझा पाऊंगा, ठीक अच्छी बात है, ये उम्मीद नहीं की थी थोड़ी, तो मुझे लगा शायद नहीं समझोगे, ये सारी कहानी हमें बढ़िया से आगे मेरे ख्याल से नहीं, ये तो अच्छे से याद होगा तुम लोगों को, हमने तुम्हारी बेइज्जती करी थी इस पे, याद है, नहीं याद है क्या, हर बार बापूजी जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, लेकिन तुम बिना मन के करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा, याद आ रहा है क्या, लेकिन बाबूजी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो, अरे पापा लोग नहीं कहते हमारे हिसाब से चलो, याद आ रहा है कुछ, क्या था रेजोनेंस, क्या था फोर्स, हाँ हाँ आगे आगे, अरे भाई एक का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ होगा और बाहर से अपन फोर्स, जैसे एक धागा नीचे नाच रहा था, हमने उसके रिदम में रिदम मिला दिया तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऊपर तक चला जाएगा, और एम्पलीट्यूड बड़ा मतलब हमने अभी क्या हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी और मेरा फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गया तो रेजोनेंस, याद आ रहा है ऐसे क्या, फ्रीक्वेंसी मैच करना, तो जैसे अरे इधर देखो, मान लो बच्चा एक ऐसे करके एक मान लो स्ट्रिंग लगा दी, तो क्या इसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है पर मैं बोल सकता हूँ, ऐसी बात कर रहे हैं, होगा ना यार इसका अपना नेचुरल, होगा क्या, भाई नेचुरल होगा ना यार, जैसे तुम लोग हो, है ना भाई नेचुरल, इतना ही समझ सकते, इसके बाद नहीं हो पाएगा, चलो। तो F1 क्या हो गया इसका, जल्दी बोलो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है क्या, कुछ नई चीज नहीं पढ़ रहे, हमने कहा कि मान लो भैया इसका नेचुरल, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ये है 50 हर्ट्ज का, अब ये मत कहना हर्ट्ज क्या, और हमने कहा हमने बाहर से फोर्स लगाया, अब देखो स्प्रिंग में फोर्स उंगलियों से नहीं लगाते हैं ना, इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी अगर 50 हर्ट्ज की तो 50 बार एक सेकंड में कर लोगे तुम, ये 50 बार एक सेकंड कर लेगा क्या, एक सेकंड में नहीं हो सकता ना भाई, कैसे करोगे, अब एक ट्यूनिंग फॉर्म उठा के ले आओ ना भाई, ऐसे कर टाइम से मारो, सबका अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, अरे एक ट्यूनिंग फॉर्म हो सकता है 100 हर्ट्ज का, होगा 200 हर्ट्ज, ट्यूनिंग फॉर्म ऐसे लो, ठीक है ठीक है, मुंह से बोलना भाई, मुंह हिला, हाँ तो एक लिया बच्चा, ऐसे देख, एक ले लिया मैंने ट्यूनिंग फॉर्म, अच्छा ऐसे बना दो, एक ले लिया ट्यूनिंग फॉर्म, मान लो यार ये ले लिया मैंने 60 हर्ट्ज का, बढ़िया क्या, ये रहे तुम्हारे पापा 60 हर्ट्ज, ये रहे तुम 50 हर्ट्ज, पापा इधर आए तुम्हारे सर पे रख दी, समझ पा रहे हो क्या, तो अब इसका कितना है बच्चा, और इस तुम्हारा नेचुरल कितना है, उनके हिसाब से तो तुम्हें वो जबरदस्ती कितने पे लेके जाएंगे 60 हर्ट्ज पे, लेकिन तुम्हारा जो रिजल्ट मतलब अगर F1 डज नॉट इज इक्वल टू F2 है, इसका तात्पर्य ये है कि तुम शहीद होने वाले हो, जो तुम कर सकते थे अब जिंदगी में वो भी नहीं कर सकते हो, तो अगली बार घर पे जाना और उनको ये वाली बात बताना, कहना नेचर ने जब ऐसा बनाया है आप समझ नहीं रहे बातों को, फिर वो तुम्हें अच्छे से और समझाएंगे, ठीक है क्या, इसे कहना, तो F1 डज नॉट इज इक्वल टू, अगर F2 होगा तो इस केस में स्मॉल एम्पलीट्यूड
लेकिन पापा लोग इसी धर्म में चलेंगे, चलो कम से कम कुछ तो कर ले जाएगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड ही सही। अरे नहीं समझे, अरे ये तो अपना रिदम ऐसे बनाना चाहता है यार, अब जबरदस्ती चेपा जा रहा है तो मैच नहीं कर पा रहा होगा तो अब थोड़ी रिजल्ट बढ़ेगा, उल्टा और कर। नहीं समझे, एक झूला ऐसे जा रहा था, ठीक है क्या, और तुम इधर से धक्का लगाने वाले थे, अब झूला के आते टाइम तुमने अगर इधर एफर्ट लगाया तो एम्पलीट्यूड कभी बढ़ सकता है क्या? अरे तुमने रिड्यूस कर दिया ना भाई, नहीं समझे। अब झूला ऐसे आ रहा है और तुमने रिदम से अगर ऐसे लगा दिया तो वो कब कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगा तब ना। तो हमने कहा कि इफ F1 बराबर क्या हो जाए बच्चा, F2, तो इस केस में ये F2 कैसा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, कुछ समझे क्या? और जैसे ही हमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगा उसी केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अरे बोलो रे गधो, एम्पलीट्यूड लार्ज, मतलब तुम भविष्य में सफल हो जाओगे, ठीक है क्या बाउंसर? इस पे सवाल आते हैं, ठीक है। हाँ, क्या ही करोगे पढ़ा के, दो चैप्टर तो है। क्या बोल रही है, बंद करिए। अच्छा हम नहीं पढ़ा है, जाने वाले तो एक दिन